पिछले कई हफ्तों में कई बार ऐसा सुनने को मिला कि हमारा सेंसेक्स जो है या फिर निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई बना रहा है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बना रहा है। और जब भी ऐसी खबरें निकलती हैं या फिर जैसे ये खबर आती है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई है, तो सबसे पहला काम हम अब क्या करते हैं, अपना पोर्टफोलियो देखते हैं इस उम्मीद में कि शायद हमारा पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई की तरफ होगा। नहीं, कम से कम ऑल टाइम हाई तो उसके आसपास तो दिखेगा। और जैसे पोर्टफोलियो खोलते हैं, नीचे तक स्क्रॉल भी नहीं करते, उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि जितना आप सुने थे पता चलता है कि हमारा पोर्टफोलियो तो ऑल टाइम हाई क्या हो, तो बिल्कुल निगेटिव में चल रहा है, बहुत मुश्किल से कुछ 1% पे है। फिर आप सोचने बैठ जाते हैं ऐसा क्या हो रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई है, सेंसेक्स हमारा पोर्टफोलियो इतना नीचे क्यों जा रहा है। तो उसका हम लोगों ने काफ़ी गहन अध्ययन किया, तो कई सारे फैक्टर निकल कर आए। तो कई लोग ये पूछते हैं कि ऐसे सूरत में क्या हमारे पोर्टफोलियो में कोई गड़बड़ी है क्या, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ शेयर बेच दें, कुछ नया शेयर ले लें, ऐसा करने की ज़रूरत है क्या, या फिर थोड़ा सा इंतजार करें। ये सवाल आज की तारीख में हर रिटेल निवेशक, हम आप जैसे निवेशकों के मन में सता रहा है। तो आज इस सवाल का बखूबी से जवाब देने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में हमारे साथ जो है कई सारे विशेष मेहमान हैं। सबसे पहले मैं खुद बता दूं, मेरा नाम लक्ष्मण रॉय है, और मेरे साथ जो मेहमान हैं उसमें कैपग्रो कैपिटल एडवाइजर्स के फाउंडर और CIO अरुण मल्होत्रा साहब हैं, पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, इक्वेंटिस के CIO जसप्रीत सिंह अरोड़ा जी हैं, और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं। तो आप सही मेहमानों का स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में अरुण मल्होत्रा साहब आपसे ही करना चाहूँगा कि लगातार हर कोई आजकल यही सवाल पूछ रहा है। मैं कईयों से पूछा कि बताइए बाजार के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को शो करते हैं आवाज़ अड्डा, इसमें बाजार से जुड़े हुए सवालों का जवाब देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप लोग कहते हो निफ्टी बहुत ऑल टाइम हाई है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो तो ऑल टाइम लो टाइप की स्थिति बनाए हुए है। क्या जवाब दिया जाए ऐसे लोगों को? लक्ष्मण जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबके पोर्टफोलियोज डाउन है और निफ्टी अप है। आई थिंक एक मेजर रीजन ये है कि मार्केट की ब्रेथ काफी वीक है। और हुआ क्या, 2020 से लेके 2024 तक का जो माहौल था, उसमें स्मॉल और मिड कैप ने काफी रिटर्न दिया, और लोगों ने, और जबकि लार्ज कैप ने काफी कम रिटर्न दिया। तो लोगों ने उसको एक्सट्रापोलेट करके मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज में अभी स्मॉल और मिड कैप भरे हुए हैं। तो वो चीज लास्ट 1 साल 1.5 साल से उनकी वैल्यूएशन हाई थी, अर्निंग्स ग्रोथ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्लो डाउन है। तो जो चीज 40 के 35 के मल्टीपल पे थी, वो अभी भी अर्निंग स्लो डाउन होने पे अभी भी आपको वैल्यूएशन हाई दिखेगी। जबकि जो लार्ज कैप्स जो अपने 12 14 15% पे ग्रो करते हैं, वो स्टेडली ग्रो कर रहे हैं, और क्योंकि वो उस दौरान इतने नहीं मूव हुए थे, वो आपको यहां से रिटर्न दिए, जिसके रीजन से आपका इंडेक्स भी वहीं बरकरार है, जबकि बाकी पोर्टफोलियो सारे के सारे डाउन। और तो दूसरा ये एक और, इसमें ये हाँ बोले बोले। एक और रीजन है कि जब भी स्लो डाउन आता है, आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए मार्केट्स की, तभी स्मॉल और मिड कैप सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ये जो टैरिफ जो भी इम्पैक्ट है, स्लो डाउन का इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट के कैपेक्स का स्लो डाउन का इम्पैक्ट है, वो मेजरली स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स पे इम्पैक्ट होता है। और तीसरा एक छोटा सा और पॉइंट करूंगा, ये स्मॉल मिड कैप्स काफी ज्यादा होप्स पे ट्रेड होते हैं। जब मार्केट स्लो होती है या गिरती है, वो होप्स तो होप ही रह जाते हैं, अर्निंग्स नहीं आती है, एंड हेंस वो धीरे धीरे नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत और है अभय अग्रवाल जी, अगर आपने नोटिस किया हो तो निफ्टी में ऑल टाइम भले ही हम कह रहे हो, लेकिन निफ्टी में भी सारे शेयर नहीं ऑल टाइम हाई पे जा रहे होते हैं। मुश्किल से 20-25% होते हैं जो पूरे कंट्रीब्यूशन का एक मेजर चंक भूमिका निभाते हैं। जी बिल्कुल, लक्ष्मण जी, ये तो सभी देख रहे हैं। आपने जैसे कहा, सभी ने स्टडी किया, आपने भी इस पे डीप रिसर्च करी है कि ये जो निफ्टी का न्यू हाई है पर बाकी पोर्टफोलियोज में रिटर्न में मिसमैच है, वो इसीलिए है कि बहुत ही नैरो रैली है, और इस रैली में भी वो स्टॉक्स ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं जो कि एक कैचअप कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया था ओवर द लास्ट ईयर, 2 साल से जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, अब वो कैचअप कर रहे हैं। तो इसमें कोई ये मार्केट के ट्रेंड्स हैं, सीजन्स हैं जिसके थ्रू मार्केट जाता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें ओवर एनालाइज करना चाहिए या ज़्यादा वरी करनी चाहिए, क्योंकि जो मार्केट है वो वापस एक कैचअप करता रहता है, डिफरेंट जोन से निकल के कोई अंडर परफॉर्मेंस है उसको आउट परफॉर्म में कन्वर्ट करता है। हम एक
एक फेज से निकल रहे हैं इस इसको समय। अभय अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा सा अलग हट के पूछूं आपसे कि इसको क्या हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो रैली है दरअसल मार्केट की रैली नहीं है, ये चुनिंदा कंपनियों में एफआईज या फिर दूसरे निवेशकों का भरोसा ज्यादा है, इस वजह से वहां जा रहे हैं, इसको एक मार्केट रैली के तौर पर कहना सही नहीं होगा? जी बिल्कुल, एक रीएलोकेशन है, आप इसको कह सकते हैं कि जो पैसा मार्केट में आ रहा है वो इन्वेस्टर्स में इस समय जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अर्निंग्स ग्रोथ कंटिन्यू करेंगी, जो ओवर वैल्यूएशन है काफी पॉकेट्स में, तो एक सेफ्टी को ढूंढ रहा है वो पैसा, और सेफ्टी को ढूंढ रहा है तो ऑटोमेटिकली कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में जा रहा है, और जो ओवरवेटेड स्टॉक्स हैं निफ्टी में, तो निफ्टी की परफॉर्मेंस हमको बहुत अच्छी दिख रही है पोर्टफोलियो के बनिस्बत। एफपीआई इसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाइंग पॉजिटिव बाइंग है काफी महीनों से, तो एफपीआई इसका तो सेलिंग ही है, पर जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो सेलिंग को अब्सॉर्ब कर लेते हैं लक्ष्मण जी, और अगर एफपीआई की सेलिंग कंटिन्यूस रहती है तो जो मिड कैप या कोई स्मॉल कैप में भी उनकी होल्डिंग होती है वो ज्यादा हर्ट करता है। तो आई थिंक ये रीएलोकेशन है पैसे का, थोड़ा डिफेंसिव नेम्स में जो ओवरवेटेड है निफ्टी में, तो उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा ट्रेंड है जो अगले 6 महीने या साल भर तक भी प्ले आउट करता रहेगा। लेकिन इसमें एक और फैक्टर कई लोग कह रहे हैं, अनिल राय जी आप बताइएगा कितना सही है, कि कई लोग जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर जैसे चीज़ों में जो रैली देखने को मिल रही है, तो जो लोग मिड कैप स्मॉल कैप में जाना चाहते थे वो वहां जाने की बजाय गोल्ड सिल्वर में जा रहे हैं, तो वो पैसा आ नहीं रहा है। ये लॉजिक कितना सही है? ये कुछ हद तक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है, कुछ हद तक है, क्योंकि जनरली रिटेल पार्टिसिपेशन अभी भी गोल्ड और सिल्वर में उतना नहीं है जितना कि बिग मनी पार्टिसिपेशन है। हाँ, मार्केट में जो बात चल रही है कि कुछ जो चुनिंदा स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण लक्ष्मण जी क्या हो रहा है कि देखिए रिटेल तो अभी खरीद ही नहीं पा रहा है। रिटेल ऑलरेडी अपने मिड कैप और स्मॉल कैप में फंसा हुआ है, और अगर हम डेटा देख रहे हैं तो वहां पर जो सेलिंग है वो रिटेल की तरफ से आ रही है, क्योंकि डीआईआईज जो है वो एफआईआईज और रिटेल दोनों की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब डीआईआईज के पास पैसा रेगुलर आ रहा है, समझ लीजिए कि एसआईपी के माध्यम से, तो वो सेफर बेट चुन रहे हैं, यानी कि निफ्टी में भी जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो स्टेबल प्लेयर्स हैं, जहां पर मनी बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं आना है, ऐसे चुनिंदा शेयरों को चुन करके वहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई को टच तो जरूर कर रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। एक और चीज है, जैसे कि गोल्ड ETF पे आपने बड़ा सही किया गोल्ड सिल्वर में, कि अभी भी रिटेल पार्टिसिपेशन वहां भी नहीं है, तो ये लॉजिक निकालना बहुत हद तक 100% सही नहीं हो। जसप्रीत जी, आईपीओ इसमें कितना रोल निभा रहा है? एक रोल इसमें निभा रहा है, क्योंकि काफी रिसेंटली जो आईपीओज आए हैं वो बड़े टिकट साइज के हैं। चाहे रिसेंटली हमने देखा, पाइन लैब्स देखा है, फिजिक्स वाला देखा है, मतलब 10-15 हजार का एक अच्छा रेंज बन गया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आया था इन बिटवीन, तो काफी मनी डेफिनेटली सक आउट कर लेता है, और ये बिकॉज मार्की नेम्स होते हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा एक बड़े म्यूचुअल फंड का एक लड़ाई भी एक तरह से हो गया था कि भाई 25% एंकर का वो ले गए थे, तो दैट शोज की इंक्रीमेंटल डिमांड काफी आ रहा है। और जब हम बात भी करते हैं अपने इंस्टीट्यूशनल लोगों से जो फ्रेटर्निटी में है, तो इंक्रीमेंटली उनको भी उधर ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, एंड मिड एंड स्मॉल कैप में कम दिख रही हैं। तो कुल मिला के आईपीओज का भी एक बहुत बड़ा रोल है। डिसाइड्स, जैसा आपने कहा, ऑल्टरनेट एसेट्स, भले ही मेरा पॉइंट है कि भले ही वो गोल्ड सिल्वर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बट बिकॉज उसके रिटर्न इतने शानदार रहे हैं कि लोग एक उसमें जोन में चले जाते हैं कि कैन आई लुक एट दिस एसेट, और क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ। वो करते हैं कि नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो डेफिनेटली उनके रडार में आ गए। तो आई थिंक दैट एंड दी एफआईज कंटिन्यूअसली बीइंग सेलर्स, आईपीओज, एंड सेकंड क्वार्टर रिजल्ट भी न्यूट्रल थे, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थे, एंड लार्जली थोड़ा सा मार्जिन फंडिंग का भी कुछ ना कुछ चलता रहता है कि एचएनआईज एंड का रिटेल की तरफ से कहीं बिकवाली आई है। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स मिला के थोड़ा सा इसको मार्केट को थोड़ा सा न्यूट्रल टू लैकलस्टर जोन में लेके जा रहे हैं, और वो उसी जोन में बना भी हुआ है काफी टाइम। बिल्कुल, इसमें हाँ बिल्कुल, ये जो जोन बना हुआ, इसके पीछे एक जो वजह बताई अभय अग्रवाल साहब ने, कि ये एक तरह से फंड रोटेशन भी कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। तो एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करे? वो भी अपने पोर्टफोलियो का फंड रोटेट करे, पोर्टफोलियो को रिजिक करे, या फिर इंतजार करे जब ब्रॉड बेस रैली आएगी तब तो हमें फायदा मिलेगा? इसमें मतलब बहुत ज्यादा रोटेट करके भी मतलब नहीं है, बिकॉज एज लॉन्ग एज अगर जो स्टॉक्स हमारे पास हैं उनकी अर्निंग्स की जो मजबूती है वो बरकरार है, विच
फॉर विच आई मीन कि अगर एक्सपेक्टेशन थी 30% तो ब्रॉडली 20 to 30% जोन में रहे हैं फॉर द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, और उसमें बहुत ज्यादा डाउनग्रेड नहीं हुए हैं, तो कोई रीजन नहीं है फिर बहुत ज्यादा शफलिंग करने का। बट एक चीज ये जरूर देखी गई है ऑफ लेट कि ऑटोमोबाइल्स एंड बैंकिंग्स एंड सिलेक्टेड सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है, और अगर उस जोन में सिलेक्टेड सेक्टर्स में अगर जिसका एक्सपोजर नहीं था, तो आई थिंक दैट हैज आल्सो लेड टू एन अंडर परफॉर्मेंस, बिकॉज ये दोनों सेक्टर मिला के बिसाइड्स रिलायंस ये करीबन 50% मार्केट हो जाता है, बैंकिंग ऑटो एंड द रिलायंस। सो आई थिंक if somebody is not present meaningfully in this space of 50%, तो भी एक अंडर परफॉर्मेंस का रीजन निकल के आया सामने। अभय अग्रवाल साहब, आप क्या मानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने चाहिए, क्योंकि मायूसी तो होती है। अब जो ऑल टाइम हाई होने के बाद भी, मान लें निफ्टी ऑल टाइम हाई हुआ लेकिन हमारा शेयर ऊपर बढ़ने के बजाय और नीचे ही जा रहा है, तो वैसे शेयर की पहचान करनी चाहिए क्या कि भाई वहाँ कुछ ना कुछ गड्ढा है जो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कब भरेगा, तो हम भी निकल चले? ये लक्ष्मण जी, दो कारणों की वजह से शेयर नीचे जाते हैं। एक तो कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है, तो फंडामेंटल प्रॉब्लम वो दिख जाती है कि आपकी जो गाइडेंस थी, कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी अर्निंग परफॉर्मेंस की, वो मीट नहीं हो रही है, और उसकी वजह से शेयर नीचे जा रहा है। और आपका एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये एनालिसिस है कि ये जो मैंने सोचा था या मेरा कारण था शेयर लेने का, वो कारण अब नहीं रहा, ग्रोथ नहीं है, तो मैं वो शेयर बेच देता हूँ। वो एक अच्छा कारण है पोर्टफोलियो में चर्न करने का, निकलने का। पर सिर्फ प्राइस देख के कि प्राइस में करेक्शन है, अंडरलाइंग जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस है कंपनी की उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो अच्छी है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी फिर कारण नहीं होना चाहिए सिर्फ प्राइस देख के चर्न करने का पोर्टफोलियो। इनफैक्ट मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब भी एक ऐसा मौका मिला कि मार्केट में सेल ऑफ की वजह से आपको बहुत अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स एक फेयर वैल्यू की जोन में आ गए या फेयर वैल्यू की लोअर लेवल की जोन में आ गए, और उस टाइम आपने हिम्मत रखी और अपना एलोकेशन थोड़ा बढ़ाया, तो उसका बल्कि फायदा मिलता है। क्योंकि क्या होता है, 3 महीने में बाजार का टेक्सचर चेंज हो जाता है। हो सकता है कि हम मार्च में अगले साल यही शो करें और हम ये बात करें कि कैसे अब मिड और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं लार्ज कैप्स को। तो ये मार्केट हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देता है इन्वेस्टर्स को, पर जब वो अपॉर्चुनिटी देता है तब वो अपॉर्चुनिटी से ज्यादा एक खतरा दिखता है। तो एज अ सैवी इन्वेस्टर पहचान यही होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को भी कि सिर्फ प्राइस को देख के या पोर्टफोलियो में लॉस देख के शेयर ना बेचे, चर्न ना करे, बल्कि ये कॉन्स्टेंटली देखते रहे कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो अपना कॉन्फिडेंस रखें फिर उसमें पोर्टफोलियो में। हालांकि वो पता नहीं चलता ना भाई जी कि वो जो फंडामेंटली कौन सा शेयर कितना मजबूत है, चूंकि हम मान के चल रहे हैं मजबूत है, पता चला किसी दिन यूएस ने कहा हम टैरिफ लगा देंगे, किसी दिन मैक्सिको ने कहा हम लगा देंगे टैरिफ, और किसी दिन पता चला कि आपके मैनेजमेंट में ही कोई खोट निकल गया हो, तो हम लोगों को पता चलता नहीं है। लेकिन ये रिस्क हमेशा से रहता है। अब इस रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई करें, एक बड़ा चैलेंज होता है। अरुण मल्होत्रा जी, आप लोग क्या सलाह देना आजकल अपने क्लाइंट को? आई थिंक जैसा अभय जी ने भी कहा कि फंडामेंटली स्टॉक्स को अगर कन्विक्शन के साथ लेंगे और अगर स्टॉक्स आपके नीचे हैं पोर्टफोलियो में, तो वो उनको बाहर नहीं निकालना जबकि और ऐड करना है। सबसे पहला तो इन्वेस्टिंग है। दूसरा, मुझे लगता है हमारा माइंडसेट रहता है कि परफॉर्मेंस को चेज करना। जब लार्ज कैप अच्छे नहीं कर रहे थे, म्यूटेड परफॉर्मेंस थी, तब हम स्मॉल मिड कैप में लेफ्ट राइट सेंटर खरीदे जा रहे थे। अब स्मॉल कैप मिड कैप डाउन है, लार्ज कैप बड़े हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो हम लार्ज कैप में घुसना चाहते हैं। फिर 3 महीने बाद मेरे को लगता है जो अभय जी ने कहा वो ऐसा ही होगा, 3-4 महीने बाद स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा करेंगे, तो हम अगर अभी बेच चुके होंगे तो हम 3-4 महीने बाद ऊपर भाव पे घुस रहे होंगे। तो मुझे लगता है ये मार्केट सिक्लिकल साइकिल्स में मूव करती है, और अभी स्मॉल मिड कैप अच्छे जहां पर काफी ज्यादा 30-40-50% के करेक्शन आ गए हैं, और कईयों ने 2 साल पहले कैपेक्स के लिए पैसा रेज किया था, कैपेक्स अभी आने जा रहा है, तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिख जाएगा, कम से कम वॉल्यूम ग्रोथ दिख जाएगा। अगर प्राइस ग्रोथ नहीं दिखेगा तो आप अगर छांटेंगे तो आपको 5-10 भी ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे।
आपके नेटवर्क में कोई इशू आ गया है, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, एक और नेटवर्क ठीक हो जाता है। तो अनिल राय जी, ये जो कहना चाह रहे थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इस मौके में आप इसको छोड़ के चले जाएंगे मिड कैप स्मॉल कैप को, कि यहाँ तो बड़ी मंदी आगे चलते हैं लार्ज कैप में जहाँ पे अच्छे बढ़ोतरी देखने को मिली, पता चला वहां पहुंचे अब यहाँ शुरू हो गई। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? चूंकि कह रहे थे बहुत सारे स्टॉक हैं जो 40% 50% तक नीचे आ चुके हैं, और अच्छा है तो वहां पे आप और पैसा जोड़िए बजाय इसके कि उससे निकलिए। जी देखिए लक्ष्मण जी, एक बड़ी क्लियर सी बात है, दो पॉइंट ऑफ व्यू है। रिटेल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और बिग मनी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। बिग मनी जिसके पास एसआईपी के थ्रू रेगुलर इनफ्लो आ रहा है मनी का ना, उसके लिए तो वो अलग थ्योरी चलेगी। लेकिन अगर मैं रिटेल की बात करूं, चूंकि मैं रिटेल की ज्यादा बात करना पसंद करूंगा यहां पे, तो वहां पर वो उनके फंसने का सबसे बड़ा जो कारण है ना लक्ष्मण जी, वो होता है एक सेक्टर की थीमेटिक थीम को वो ट्रैक करते हैं। जैसे उन्होंने पिछला, अगर मैं एग्जांपल दूं तो रेलवे में दौड़ आई तो वो रेलवे में सब लोग घुस गए फोमो के चलते हुए और एकदम टॉप में जाके फंस गए। अब वहां से रेलवेज के शेयर जो है या पीएसयू के शेयर अगर आप देखें तो 40-50% डाउन पड़े हुए हैं। रिटेल की ये टिपिकल जो हैबिट है कि जो शेयर बहुत टॉप पे चला जाता है वहां पर जाकर जो वो क्राउड में पार्टिसिपेट करते हैं वही उनके लिए खतरनाक है। करना ये चाहिए कि एज अ थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा करंट मार्केट में, क्योंकि देखिए हम अगर पिछले 10-15 सालों में देखें तो रिसेंटली 5 इयर्स के अगर हम लास्ट में देखें, हम सभी लोग मार्केट से बहुत अच्छे परिचित हैं, तो पिछले लास्ट के 5 सालों में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में हो रही है और जो सेक्टर रोटेशन है वो थोड़ा क्विक हो गया है, फास्ट हो गया है। पहले सेक्टर्स की रोटेशन थोड़ी लंबे समय तक चला करती थी, लेकिन अब तो हर 3-6 महीने में सेक्टर अलग अलग सेक्टर डिफरेंट लीड कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए मुझे लग रहा है रिटेलर्स को, और उसी सेक्टर्स में अपना निवेश करना चाहिए जहां पर लीडिंग सेक्टर्स हों, और साथ में समय पे उनको निकलना नहीं आता। मैं अक्सर एक प्रॉब्लम देखता हूं रिटेलर्स की कि वो खरीद तो लेते हैं सब कुछ देख समझ के, लेकिन कब बेचना है ये वो बहुत गड़बड़ी कर जाते हैं कि कब हमको उस सेक्टर से या उस शेयर से निकल जाना चाहिए। थोड़ा इसका ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जो इनकी समस्या है कि पोर्टफोलियो बड़े डीप रेड में हो रखे हैं वो कम हो जाएगी। हालांकि होता क्या है कि हमने कोई XYZ कोई शेयर लिया, अब वो XYZ शेयर आपके या किन्हीं के कहने पे लिया और शेयर ऊपर चढ़ गया, जब वो मान ले 50% 60% या 2 गुना तक हो जाता है तो अरे भाई तो 6 महीने में या फिर 2 साल में तो 200 टाइम्स हो गया, अब तो रखते हैं, हो सकता है अगले 2 साल में और 4 गुना बढ़ जाए, तो इस उम्मीद में रखते हैं, पता चला 2 साल में नीचे उतर के चला जाता है, सारी गेन खत्म हो जाती है, सारी गेन यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे में अनिल जी एक सजेशन और दीजिए कि मान लिया जाए किसी ने चढ़ते हुए सूरज को सलाम किया और जब सलाम किया उस टाइम से ही ढलना शुरू हो चुका है, जैसे रेलवे का आपने एग्जांपल दिया, तो अभी उसके लिए क्या ऑप्शन है? क्योंकि एक समय था जब एफआईज आपको इस मिड कैप स्मॉल कैप में भी जमकर पैसा लगा रहे थे, लेकिन अब जो है वहां नहीं लगा रहे हैं वो लोग, तो वापस से वही रैली तभी आएगी जब एफआईज इन सेक्टर में लौट करके आएंगे। एकदम आएगी। और देखिए यहां पर जो है थोड़ा सा मैंने कहा ना, सेक्टर रोटेशन थ्योरी जो है मेरे ख्याल से हमारे मार्केट के लिए स्पेशली रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत नई है। उनको इस चीज को समझना होगा कि ये रोटेट कैसे करते हैं। कई बार देखिए जब मार्केट लीड करता है, इवन जब बुल मार्केट भी आता है ना, तो हर बार अलग अलग, सारे जरूरी नहीं, अलग अलग सेक्टर्स लीड करते हैं। एक जमाना था जब आईटी ने लीड किया, फिर एक जमाना था जब कैपिटल गुड्स ने लीड किया, फिर फार्मा ने लीड किया, फिर अगर देखें तो अब इस समय आईटी लैकलस्टर पड़ा हुआ है, पीएसयू बैंक्स और बैंक्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये रोटेशन, डिफेंस ने बड़ा अच्छा किया, लेकिन अब डिफेंस थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। तो ये जो है इसको समझना बड़ा आवश्यक है, और उसका तरीका यही है आपके लिए कि आप अगर आप टॉप में कहीं ने आपने खरीदा, कि मतलब चढ़ते हुए सूरज में आपने खरीद लिया, तो एक शुरू में स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट रखें। और जैसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन कोई भी टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है ना, तो अवॉइड करें, उसमें फर्दर एंट्री बनाए और धीरे धीरे एंट्री बनाए, जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाए वैसे वैसे बनाए। तो जैसे अगर आपको छोटे से अमाउंट में अगर लॉस होने लगा तो उसमें दोबारा ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी जो मैं करें, जहां खरीदने के बाद आपको प्रॉफिट दिख रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, वहीं पर और ऐड करते जाए, यानी पिरामिड अप करें, उसको एवरेज डाउन ना करें। ये सलाह मैं हमेशा दूंगा, एवरेज डाउन ना करें, पिरामिड को अप करें। अभय अग्रवाल साहब, ये इस पे आपने कोई स्टडी किया है क्या कि जो एफआईज इससे निकलते जा रहे हैं, अब तक नहीं आए, आ भी रहे हैं तो लार्ज कैप में सिलेक्टिवली जा रहे हैं, यहां पर आएंगे, इसकी संभावना कितनी आपको दिख रही है? किस पोजीशन पे आएंगे? पोजीशन से मतलब किस हालात में? जो पिछले 6 महीने का भी डेटा देखें तो एक चीज बड़ी क्लियर है लक्ष्मण जी की, एफपीआईज का जो मूड है, और ये एफपीआईज का पैसा ज्यादातर यूएस से आता है, यूरोपियन फंड्स भी है, पर मेरे एनालिसिस के हिसाब से
जो मेन पैसा है वो यूएस के फंड से आता है। और आई थिंक ये जो यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है, और इसमें बार-बार ये बात हुई कि बस होने वाली है, अभी होने वाली है, जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं। और अब तो हमारे सीईए जो खुद ही है वो कह रहे हैं कि मार्च तक नहीं हुई तो आश्चर्य होगा। तो मतलब ये एक बड़ा कंसर्निंग इश्यू है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली एफपीआईज़ के लिए, क्योंकि एक डर ये है हमेशा कि अभी आपका 50% का जो टैरिफ लगा हुआ है, इंक्लूडिंग 25% का जो पीनल टैरिफ लगा हुआ है, कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर ये टैरिफ की बातें फिर से टूटी या कुछ नेगेटिविटी हुई तो क्या और टैरिफ लग जाएगा। तो मेरा ये विश्वास है कि जो एफपीआई फ्लोज हैं वो तब तक पॉजिटिव नहीं होंगे जब तक एक ये ट्रेड डील नहीं होती है, क्योंकि कोई भी एफपीआई ये रिस्क नहीं लेगा इस समय कि ट्रेड डील नहीं होगी और उसकी वजह से मार्केट पे और भी ज्यादा प्रेशर आएगा या और भी ज्यादा सेल ऑफ होगा। तो आई डोंट थिंक हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए एफपीआई फ्लोज। अगर हमारी अर्निंग्स भी बहुत इंप्रूव हो जाती हैं, अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स देखते हैं, अगर हमारे इंटरेस्ट रेट्स में और कटौती होती है और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन का डेटा, मैक्रो का डेटा और इंप्रूव होता है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि जब तक ट्रेड डील नहीं होती है तब तक एफपीआईज वापस आएंगे। और उसका पूरा प्रेशर आपको रुपी पे दिख रहा है। मतलब डिस्पाइट बेस्ट मैक्रोज, इंटरेस्ट रेट कटा, सब हुआ, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, जीएसटी कलेक्शंस अच्छे हैं, हर तरह से अच्छा है, पर फिर भी रुपी मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पीयर करेंसीज को। तो ये एक बड़ा क्लियर डायरेक्शन है, एक सिग्नल है फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स आल्सो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कि वो वेट करेंगे ट्रेड डील के होने की। हालांकि ट्रेड डील के अलावा ये भी एक फैक्टर है क्या, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वाला भी कई लोग फार्मूला देते हैं। नहीं, बिल्कुल एक ये आई थिंक डोमेस्टिक फ्लोज के लिए भी है, आप फॉरेन फ्लोज ही नहीं, है तो हर तरह के फ्लोज के लिए, बिकॉज ये जो स्टार्ट हुई थी हमारे स्टॉक मार्केट, तो ये है कि फॉरेन फ्लोज के तो ये है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है ना, डोमेस्टिक के पास ऑप्शन बहुत कम रहते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम ठीक है। पर डोमेस्टिक के पास भी एक ऑप्शन इस तरह है कि आप दूसरे एसेट क्लासेस में मूव कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जो आपने बात करी, बुलियन का इतना बड़ा ऑप्शन बना है। आज मैं देख रहा था, अभी एक न्यूज ब्रेकिंग आया कि चांदी का भाव एमसीएक्स पे 2 लाख रुपए क्रॉस हो गया है और सोने का भाव और रुकने को तैयार नहीं है। तो एक ये नए एसेट क्लास बन गई है जो डोमेस्टिक स्टॉक इन्वेस्टर्स नहीं देखते थे पहले। पर उसके अलावा भी आप देखिए 2004 में जब मार्केट का बूम स्टार्ट हुआ था, उस समय तब हुआ था जब उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बजट में बड़ा एक मेजर चेंज किया था, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जीरो कर दिए थे, डिविडेंड टैक्स हटा दिया था। तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त बूम आया, और फिर जब उस बूम, तब वो एंड होना शुरू हुआ जब धीरे धीरे सरकार ने कैपिटल गेन्स टैक्स को बढ़ाना शुरू किया, एसटीटी लगाना शुरू किया। उनको लगा कि ये स्टॉक मार्केट तो ऐसी चीज है कि जहां पे सब पैसा बना रहे हैं, तो सबसे लेते जाओ टैक्स लगा के हर हाल में, चाहे उसका पैसा बन रहा या नहीं बन रहा, पर आप एसटीटी तो ले जाओ हर ट्रेड पे। तो आई थिंक ये जो एक सिचुएशन है कि स्टॉक मार्केट को, रादर देन लुकिंग एट इट एज अ वेरी एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसफरिंग कैपिटल फ्रॉम हाउसहोल्ड सेवर्स टू इंडस्ट्री, सरकार उसको एक टैक्स मैक्सिमाइज करने का जरिया देख रही है। तो आई थिंक ये सोच थोड़ी गलत है। आई थिंक इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट। इस बार जो 2 महीने बाद बजट, 2 महीने बाद बजट आएगा तो लोगों की उम्मीदें फिर से बनने की, पता नहीं क्या वहां हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे टैक्स रिलैक्सेशन अलग अलग फ्रंट पे सरकार ने दिया है। जसप्रीत जी, चूंकि अभी अभय अग्रवाल साहब चर्चा कर रहे थे यूएस ट्रेड डील का, तो यूएस की टीम यहाँ पर आई, 2 दिनों तक बैठक की, और बैठक के शाम में आखिरी वक्त में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत भी हुई। हालांकि कहीं से कोई ये नहीं किसी ने कहा कि हम ट्रेड डील बहुत जल्द करने जा रहे हैं, लेकिन ये सब जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, या इससे बाजार उत्साहित है कि नहीं है? आपको लगता है कि ट्रेड डील अब बहुत जल्दी हो जाएगी? लक्ष्मण जी, मेरा पर्सनल व्यू है 2 चीजें कि अब ये इस ट्रेड डील का उतना बड़ा रोल रहा नहीं है, इवेंट जो एक टाइम पे था, और कल को, और एज ऑफ नाउ जैसे लग रहा है द वे थिंग्स आर मूविंग, कि हम शायद, क्योंकि हम प्रेशर नहीं लेना चाह रहे हैं, यूएस जितना डाल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे कभी राइस को हम डंप कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने कोई कुछ भी छोड़ा नहीं है डंप करने के लिए। तो नेट नेट जो हमने अभी तक रवैया अपनाया है उनके प्रेशर्स के ऊपर, विच इज कि हम झुकेंगे नहीं, तो इट लुक्स लाइक कि ये भी और टाइम लगेगा इस डील को एक फाइनल शेप लेने में।
और मार्केट आई थिंक इज नाउ एडजस्टेड टू दैट फैक्ट कि अब चलो मतलब डील होगी नहीं होगी, जब भी होगी लेट अस फोकस ऑन द लार्जर स्टोरी। और इन बिटवीन क्या हुआ है कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा रुपी का जो डिप्रिसिएशन है वर्सेस डॉलर, वो 10 साल का अगर आप एवरेज देखें वो 3% रहा है। स्लाइटली लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म नहीं और ज्यादा होगा, बट 3% एक्सक्लूडिंग द लास्ट 1 ईयर। लास्ट 1 ईयर द डिप्रिसिएशन इज अबाउट 6.5, ऑलमोस्ट 7%, राइट? अब ये काफी बड़ा डिप्रिसिएशन है फॉर अ करेंसी लाइक अस, व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक एन इमर्जिंग लार्ज इकोनॉमी लाइक अस। तो अब वो एक चिंता का भी विषय है, बट द सेम टाइम वो हमारे एक्सपोर्ट वाले जो जो सेक्टर्स हैं, चाहे आईटी हो, फार्मा हो, या शिप्स हो या टेक्सटाइल हो, उनको अपॉर्चुनिटीज भी देता है कि वो और जाके वो अपना अपना ओवरऑल रेवेन्यू को बूस्ट कर सकता है। तो आई थिंक आई फुली एग्री, ये इम्पैक्ट तो दे इंटरेस्टिंग रहा पॉइंट है। आपने बताया है जसप्रीत जी, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। मैं चाहूँ थोड़ा सा इस पे और अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो रुपी का मामला है ये नुकसानदेह होता है कई सेक्टर के लिए, लेकिन कई सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। चूँकि एक्सपोर्टर अभी खासतौर से यूएस के एक्सपोर्टर बड़े परेशान हैं क्योंकि ड्यूटी वहाँ हैवी लग गई है। तो रुपी का जो डिप्रिसिएशन है ये उनको कई बार फ़ायदा पहुँचाता है क्योंकि डॉलर के मुकाबले उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है। तो इन सेक्टर के लिए पॉजिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखें तो? जी बिल्कुल, हमारे हिसाब से हमने इनफैक्ट अपने सेक्टोरल टैक्टिकल एलोकेशंस शिफ्ट करने शुरू कर दिए हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स टुवर्ड्स सेक्टर्स लाइक आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, एंड आल्सो जो ऑटो एंसिलरीज हैं, देयर आर ग्लोबल कंपनीज जो अपने ग्लोबल करेंसी डिनोमिनेशन में कमाती हैं, इंक्लूडिंग यूएसडी, एंड उसके बियॉन्ड भी फैक्टर्स हैं। तो लेट मी नॉट से कि यही सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर है, तो लेट्स से अदर फैक्टर्स कुड बी कि एग्जांपल आईटी फॉर एग्जांपल, इट्स अ बीटन डाउन सेक्टर। निफ्टी ने +9% किया है और लेट्स से बाय नाउ इट्स +6% लास्ट 1 ईयर, एंड निफ्टी आईटी इज डाउन मोर देन 10%। तो -16% का उसका नेगेटिव अल्फा रहा है। सो देयर इज अ अंडर परफॉर्मेंस। तो वैल्यूएशंस भी कंफर्ट जोन में है, फ्री कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, एंड दीज आर ऑल लार्ज ग्लोबल जायंट्स। एंड बियॉन्ड द पॉइंट, वो जो रिवर्स एआई ट्रेड बोलते हैं कि भाई रिवर्स एआई ट्रेड होगा तो इंडिया को बेनिफिट होगा, तो वो भी है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट इज ओनली अ स्टार्टिंग पॉइंट। अगर और भी फैक्टर्स मिल जाएं, चाहे वो कैश फ्लो हो, चाहे वैल्यूएशन हो, चाहे some of the large companies who have demonstrated good growth in the past, सब मिल जाए, तो ये डेफिनेटली एक स्टार्टिंग पॉइंट बनके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है फॉर अ शिफ्ट इन सेक्टोरल allocations according to us। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण मल्होत्रा साहब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब बीच में आपका नेटवर्क कमजोर हो गया था। दरअसल चर्चा में दो बातें निकल कर सामने आई। वो है अभय अग्रवाल साहब ने कहा कि यूएस के साथ ट्रेड डील का इंतजार है, अगर किसी वजह से ट्रेड डील रुक जाती है तो बड़ा मुश्किल होगा। एफआईज खासतौर से एफपीआईज उसी के इंतजार में बैठे हुए हैं। हालांकि अरोड़ा साहब का कहना था कि ट्रेड डील अब उतना बड़ा फैक्टर रहा नहीं। आपको क्या लगता है कि ट्रेड डील को लेकर के मार्केट, अगर मान ले ट्रेड डील हो जाती है तो मार्केट वाकई उत्साहित होगा? क्योंकि हम लोग एक थंब रूल मान के चलते हैं, जब तक खबर नहीं आई तब तक तो मार्केट चला, खबर आएगी तो डिस्काउंट कर लेगा उसको। देखिए, मेरे हिसाब से ट्रेड डील सबसे बड़ा ओवरहैंग है मार्केट के लिए। अगर आप देखें तो मॉनेटरी स्टिमुलस, इंटरेस्ट रेट कर दिया, सीआरआर दे दिया, फिस्कल स्टिमुलस, जीएसटी, इनकम टैक्स और बहुत सारे चेंजेस दे दिए। तो फिस्कल मॉनेटरी स्टिमुलस दोनों जा चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो करना था वो कर दिया। मार्केट को जो अनसर्टेनिटी आ रही है वो आ रही है ये ट्रेड डील की वजह से। नंबर 1, दैट्स नंबर 1। दूसरा मैं कहूंगा, डॉलर के नीचे जाने से आप जितने भी हिस्ट्री में जाइए, जब जब डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, हमारी मार्केट्स ने अच्छा नहीं करा है। और उसका एक ये भी रीजन है कि यूएस में आपने कहा कि कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा, दैट इज ट्रू, फायदा होगा जिनके डॉलर में, बट ओनली सर्विसेज। जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग है वहां पर टैरिफ 50% कर दिया है। और आप ये मानिए कोई भी बिजनेस में करेंसी का इंपैक्ट होगा 3, 4, 5%, बट मैन्युफैक्चरिंग में जहां 50% या 25% एडिशनल ड्यूटी लग गई है, वहां पर वो चीज वायबल ही नहीं है। और टेक्सटाइल एक्चुअली काफी नेगेटिवली इंपैक्टेड है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील सबसे बड़ा ओवरहैंग है। आप पूछेंगे टाइमलाइन, आई थिंक वी आर नियर दिस रिजोल्यूशन। कब होगा, क्यों होगा, बट जितना डिले होगा उतनी ज्यादा कंपनीज और सेक्टर को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा।
इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं, बेसिकली कल ही हम लोग आवाज़ अड्डा इस पे इसी मुद्दे पे कर रहे थे, यूएस ट्रेड डील पे, तो वहाँ पे इंडस्ट्री के एक पैनलिस्ट थे, उनका कहना था कि बहुत सारी इंडस्ट्री, खासतौर से अप्रैल एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री, गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री, वो लोग अभी भी इस होप में कि ट्रेड डील हो जाएगा, ड्यूटी वापस से पुराने स्तर पर बहुत कम हो जाएगी, नुकसान में अपना सामान बेच रही हैं, क्योंकि कस्टमर हमारा ना चला जाए, और ये नुकसान में सामान बहुत लंबे समय तक कंपनियां बेच नहीं सकती हैं। इस वजह से उनके लिए उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो गई है कि जितना जल्दी वो ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि अब जब नए ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे तब उतना नुकसान झेल नहीं पाएंगे, और एक बार कस्टमर चला गया हमारे हाथ से तो उनको फिर पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो अनिल राय जी, तो एक फाइनल कमेंट अगर ट्रेड डील पे कहें, तो ट्रेड डील अगर मान लिया हो जाता है 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में, हालांकि एक बात साफ कर दूं, जो अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बयान पे जो हमारे पैनलिस्ट ने कहा, तो वहां पे बाद में उद्योग मंत्री ने कहा भी कि हमें नहीं पता किस आधार पर वो बयान दे रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी डेडलाइन में काम नहीं कर रहे हैं, तो मार्च की डेडलाइन को लेकर ना चला जाए, कभी भी हो सकता है, ये हम लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं। अगर ट्रेड डील हो जाती है यूएस इंडिया के बीच में, तब यहाँ से मार्केट की दिशा क्या रहेगी? जी, एकदम सीधी सी बात है, ट्रेड डील अगर हो जाती है तो मार्केट में एक बढ़िया उछाल आएगा, और उसमें जो हमारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे जो ट्रेड से अफेक्टेड सेक्टर्स हैं, जिनमें कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट होता है, हम अभी देख रहे हैं, शायद इसी होप में, जिनमें आईटी भी है, फार्मा भी है, कहीं ना कहीं एक बॉटम बनता हुआ उनमें दिख रहा है, और उसके अलावा बाकी जो और भी सेक्टर्स हैं तो उनमें एक पॉजिटिव बायस आना शुरू हो जाएगा, प्लस जो एफपीआईज का फ्लो आना शुरू हो जाएगा, तो वहां से खरीदारी और बढ़ेगी और ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी बढ़ेगी। अभी जो हम खरीदारी देख रहे हैं बहुत ही नैरो रेंज में, एक नैरो थीम में खरीदारी हो रही है, फिर कहीं ना कहीं वो जो है एक ब्रॉडर मार्केट में, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही कहीं ना कहीं बाइंग होनी शुरू हो जाएगी, तो हम मार्केट को एक हेल्दी तरीके से बढ़ता हुआ देखेंगे। इसमें थोड़ा सा और मैं आपसे डिटेल में पूछूं कि ट्रेड डील के इंतजार में कौन कौन से सेक्टर बैठे हुए हैं? ये देखिए, ट्रेड डील का सबसे ज्यादा, मतलब कोई रिस्क लेना चाहे कि ट्रेड डील हो जाए, इस उम्मीद में कोई पैसा लगाना चाहे, तो वो कौन से सेक्टर? देखिए, इस समय सबसे अच्छा सेक्टर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है आईटी और फार्मा का। आईटी सबसे नंबर 1 पे। आईटी के देखिए 2 एडवांटेज हैं। एक तो पता है कि आईटी में वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, वो ऑलरेडी बहुत बॉटमिंग आउट हो चुका है उसका, प्लस अभी देखें तो रूपी में भी जिस तरीके से डिप्रेशन हुआ उसका भी एडवांटेज उसको मिल रहा है, तो एक और बाइंग हम टेक्निकल चार्ट पे देख रहे हैं तो वहां भी हमें उसको वो एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि बिग मनी उसको एक्यूमुलेट कर रही है। अब यहां पर जैसे ही ट्रेड डील आएगा, जैसे ही ट्रेड डील फाइनलाइज होगी, तो यहां पर एक बहुत जबरदस्त उछाल हमें देखने को मिलेगा। तो मैं इस सेक्टर पर बेट कर रहा हूं। इनफैक्ट हम शुरुआत भी कर चुके हैं कि इन सेक्टरों में हमें एक अच्छी शुरुआत, आईटी में, जी हां, और साथ में मेटल में भी आएगा, सारे में आएंगे, बट आईटी और फार्मा में बहुत जबरदस्त उछाल। मेटल को लेकर मेरा एक कंसर्न है, मैं आगे चल के इस पर चर्चा करूंगा। अभय अग्रवाल साहब, आपके हिसाब से आईटी वो सबसे बेहतरीन सेक्टर जो ट्रेड डील के इंतजार में बैठा है? देखिए, आईटी डेफिनेटली ट्रेड डील से शायद कुछ बेनिफिट मिले, पर मेरी कंसर्न आईटी के साथ यही है लक्ष्मण जी की ग्रोथ नहीं है कुछ भी, और जो आप मैनेजमेंट कमेंट्री देखें वो खुद कह रहे हैं कि 2 से 5% की ग्रोथ होगी। तो मैं मैनेजमेंट को सेकंड गेस नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ से अपना रिटर्न बनाने के लिए, और ये आईटी जो कंपनीज हैं ये ग्रोथ ट्रैक पे नहीं है। वैल्यूएशंस डेफिनेटली एडजस्ट हुए डाउनवर्ड। जो 40 टाइम के पी मल्टीपल पे चलती थी कंपनीज, अब वो 24-25 के मल्टीपल पे आ गई हैं। पर अगर हम उसमें जो स्लो ग्रोथ है उसको अगर हम डिस्काउंट करें तो ये मल्टीपल अभी भी हाई है, क्योंकि 40 टाइम मल्टीपल जब तब था जब ये कंपनी 15% ग्रो करती थी, अब वो ग्रोथ नहीं है इनका। तो मैं इंतजार करूंगा रादर देन ट्रेड डील या रादर देन वैल्यूएशन देखने के कि ये मैनेजमेंट कमेंट्री कब इनकी चेंज होती है, कब ये कहते हैं कि अब हम वापस डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तब मैं इन्हें अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ट्रेड डील, किसी को लगता है, हमारे किसी दर्शक को, कि ट्रेड डील हो जाएगा आज न कल, तो अभी से हम उस शेयर में अपने पैसे लगाना शुरू कर दें, होने के बाद पता नहीं हाथ लगे कि ना लगे, तो उसके लिए कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लगता है? कि पहले तो मैं ऐसे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये काम ना करें तो बेटर रहेगा, पर अगर उन्होंने जिद पकड़ ली है कि करना ही है, तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो इमर्जिंग सीडीएमओ कंपनीज हैं या फार्मा कंपनीज हैं, आई थिंक वो बहुत अच्छी बेट है, क्योंकि वो एक फास्ट ग्रोथ स्पेस में भी है, और जो ट्रेड टैरिफ अगर कम होता है उनको उसका डबल बेनिफिट मिलेगा, प्लस रुपए के डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो फार्मा में मैं कहूंगा एब्सोल्युटली नंबर 1। आप जेनेरिक्स में भी, लार्ज कैप जेनेरिक्स में भी उसमें बेट कर सकते हैं, आप मिड कैप स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशंस में भी कर सकते हैं, आप छोटी
सीडीएमओ कंपनी से भी कर सकते हैं। तो बहुत एंगल्स हैं फार्मा में प्ले करने के लिए। बहुत सारे एंगल है। फार्मा एक सेक्टर आपको दिख रहा है, इसमें कुछ ऐड करना चाहें क्या अरुण मल्होत्रा जी? आई थिंक फार्मा डेफिनेटली एक सेक्टर है। सीडीएमओ एक अगर आईटी में करना है तो मिड कैप आईटी को देखना चाहिए। मिड कैप आईटी में इज मोर सेंसिटिव टू दिस, और उनमें ग्रोथ आपको मिलेगा जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज में नहीं मिल रहा है। तो मिड कैप आईटी में करना चाहिए यहाँ पे। जसप्रीत अरोड़ा साहब। बिल्कुल, फार्मास्यूटिकल्स आईटी तो टॉप 2 हैं डेफिनेटली। के अलावा एज आई सेड ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स एंड सेलेक्टेड कंज्यूमर ईएमएस जैसी स्टोरीज बीच में जो है जिसमें अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट करने की। उसमें ऑब्वियसली वैल्यूएशन का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज कई एरियाज हैं जहाँ पे वैल्यूएशन हेवायर है, और थोड़ा सा अर्निंग्स ग्रोथ में कितनी विजिबिलिटी है या फिर कितना कॉन्फिडेंस है। तो एज आई सेड दिस कैन ओनली बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी सारी चीजों को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें, विच इज कॉन्फिडेंस ऑन अर्निंग्स एंड ओवरऑल वैल्यूएशन दिस थिंग एंड द ओवरऑल बैलेंस शीट का क्या स्ट्रेंथ है। बट ये अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट जरूर रह सकता है फॉर सम टाइम। ये हाँ बिल्कुल। दरअसल इससे पहले अनिल राय जी ने एक मेटल सेक्टर का जिक्र किया था, उसमें मैं चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा सा बताएं कि आप लोग इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी से यूरोप में इंपोर्ट ड्यूटी लगना शुरू होगा, जिसको सीबैम कहा जा रहा है, कार्बन टैक्स जिसको कहते हैं मोटी भाषा में। उस पर कोई बात नेगोशिएशन अभी तक हुआ नहीं है। तो ये कार्बन टैक्स जब लगना शुरू, यूरोप में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, खासतौर से मेटल का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो ये इसको आप लोग फैक्टर इन कर रहे हैं कि नहीं अभय जी? नहीं, आई थिंक डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, और एक कंसर्न ये भी है कि जो मैनेजमेंट है कंपनीज का, इंडियन कंपनीज का, उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा ना चर्चा करी है, ना उन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज किया है कि उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उनका क्या प्लान रहेगा। बिकॉज ये डेफिनेटली ये टैक्स आएगा, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन होगा, क्योंकि यूरोप एक काफ़ी दिनों से कमिटेड है इस तरफ। तो एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जिस तरह से मेटल प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले महीने भर में, पिछले 2 हफ्ते में स्पेशली, हमने देखा कि सारे नॉन फेरस मेटल्स, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, सबके दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं कमोडिटी के, फिनिश प्रोडक्ट के, वो बजट कर रहे हैं इस सीबैम टैक्स को। तो हो सकता है कि हमारी कंपनीज पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए इस टैक्स का, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट है वो उसको ऑफसेट कर दे। पर होगा क्या फाइनली, आई थिंक जब ये टैक्स लगना शुरू होगा तभी इसका रियल इम्पैक्ट पता चलेगा। लक्ष्मण जी। हाँ बिल्कुल, मैं एक डेटा देख रहा था कि अभी से कंपनियां एक तरह से तो कहें मार्केट डाइवर्सिफाई कर रही हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रही हैं, क्योंकि 2024 के मुकाबले आयरन और स्टील का जो एक्सपोर्ट है यूरोप में 2025 में 35% कम हो गया है। एल्युमिनियम का जो एक्सपोर्ट है उसके आर्टिकल का करीब 10% तक कम हो गया है। तो वही एक लगता है फैक्टर इन कर। लेकिन आपने सही कहा, दरअसल कुछ एक कंपनियां हैं जो अपने आप को सीबैम के हिसाब से अपनी मशीनों को, अपने कार्बन एमिशन को उस कंट्रोल में ले आई हैं, तो शायद उनको लगता है कि हमारे यहाँ बहुत एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा नहीं। अनिल राय जी, मेटल आपने सुझाया था। जी जी एकदम। देखिए, ये जो टैक्स लगेगा कार्बन टैक्स, उसमें हमें जहां तक हमारी इंडियन कंपनीज की बात है, तो उसमें जो लार्ज कैप कंपनीज है ना, वो ऑलरेडी कार्बन एमिशन को बहुत ध्यान में रखकर उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजन ले चुके हैं। हम जितने बड़े नाम जानते हैं अपने देश में, वो सब इसको ध्यान में रखे हुए हैं। हाँ, समस्या कहाँ होगी? समस्या होगी मिड और स्मॉल में, स्पेशली स्मॉल कैप कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जो छोटी स्टील कंपनियां होंगी या जो छोटी आयरन कंपनियां होंगी, उनको दिक्कत होगी। उनका मार्केट बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट होगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी इस चीज को, चूंकि वो पहले से इंटरनेशनल माहौल में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको पता था और उन्होंने पहले से ही अपनी चीजों को उसी कार्बन एमिशन को ध्यान में रखते हुए चीजों को किया। इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो हमारे बिग प्लेयर्स हैं, उनकी प्राइस पे भी बहुत कोई असर आपको आगे आने वाले समय में दिखाई देने के चांसेस कम है, बल्कि हम ग्रोथ ही देख रहे हैं मेटल सेक्टर में। चलिए, बड़ा दिलचस्प आपने इंटरेस्टिंग बातें कही। हालांकि ऐसा करते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरह के बदलाव करने की ज़रूरत है या फिर बने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी
जैसे इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई पे है, उस तरीके से पोर्टफोलियो में नज़र आ नहीं रहा है। तो अलग अलग हमारा मेहमानों की राय निकल कर सामने आई, लेकिन इसमें जो डेटा आया एमफी का डेटा कि म्यूचुअल फंड में कौन कहाँ पैसा लगा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत सारे इशारे भी यहाँ पर कर रहे हैं। खासतौर से इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब हमने देखा तो 21% से ज़्यादा का इनफ्लो यहाँ पर दिखा। ये क्या इशारा कर रहा है अरुण मल्होत्रा साहब? देखिए लक्ष्मण जी, ये जो म्यूचुअल फंड का इनफ्लो होता है ये सिप के रूप में आ रहा है, और सिप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है, किसी की 1,000 रुपए की, किसी की 5,000, किसी की 2 लाख की, डिपेंडिंग अपॉन द रिटेल इन्वेस्टर। नॉर्मली मंदे टाइम में, ऐसे टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं, बट अपनी सिप नहीं छोड़ते हैं। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जब टैक्स एफिशिएंट भी है, तो वहां पर लोगों के पास पैसा आता रहता है, और वही एफपीआई का मनी आज की डेट में मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और खरीद रहा है। तो मुझे लगता है ये सिप इज अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, आता रहेगा, ये कम नहीं होगा, और जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन और पेनिट्रेशन बढ़ता रहेगा, ये आपको म्यूचुअल फंड में इनफ्लो दिखता रहेगा। हालांकि लोगों को अभी भी ये भरोसा नहीं है कि कौन सा फंड ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो। इसलिए कि देखिए मल्टी कैप फंड में सबसे ज़्यादा इनफ्लो आया है। अभय अग्रवाल साहब, इसको कैसे रीड किया जाए? आई थिंक पहली बात तो बड़ा अच्छा है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस अभी भी स्ट्रांग है हमारे इक्विटी मार्केट्स में, और आई थिंक इसी कॉन्फिडेंस ने प्रोटेक्ट किया है मार्केट को ऐसे माहौल में जब एफपीआईज कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। और दूसरा जो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में आ रहा है, तो आई थिंक एक और इशारा है कि इन्वेस्टर्स सिर्फ लार्ज कैप में ही नहीं भाग रहे हैं कि लार्ज कैप को ही इन्वेस्ट करना है बेस्ड ऑन रीसेंट परफॉर्मेंस, पर उनकी उम्मीद अभी भी है स्मॉल और मिड कैप से कि कैचअप होगा वैल्यू परफॉर्मेंस का। सो आई थिंक एक अच्छा ट्रेंड है मेरे हिसाब से, और ये फंड मैनेजर को भी अपॉर्चुनिटी देता है कि वो रीओरिएंट कर सके अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली इन अ मल्टी कैप फंड। तो आप लोग अपने इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देते हैं, अपने क्लाइंट को कहाँ पे ज़्यादा अभी उसी फार्मूले पे चले जो हमेशा से थंब रूल है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करें? ये देखिए, हम एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की हमारी स्ट्रैटेजी है लक्ष्मण जी, पिछले 30 साल से वही है। तो उसको ही मेंटेन करते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो मल्टी बैगर्स आते हैं वो आते हैं स्मॉल और मिड कैप से। तो पर एट द सेम टाइम मिड और स्मॉल कैप बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस कई बार ओवर वैल्यू हो जाते हैं, और फिर जब करेक्शन आता है तो अंडर वैल्यू हो जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स को, जिसको मल्टी बैगर्स में इन्वेस्ट करना है, उसको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है टू गो थ्रू दीज मार्केट साइकिल्स जो इम्पैक्ट करते हैं प्राइसेस को। पर इंडिया जैसे ग्रोथ मार्केट में मल्टी बैगर रिटर्न्स तो स्मॉल और मिड कैप से ही आएंगी। एट द सेम टाइम ये इन्वेस्टर की प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना मार्केट रिस्क ले सकता है। मार्केट रिस्क से मेरा मतलब कि जो बाजार के वजह से उतार चढ़ाव होते हैं प्राइसेस में, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपका पैसा 5 साल के लिए आप कम से कम लगाने को तैयार हैं, तो मेरी तो पूरी सलाह यही होगी कि ग्रोथ स्टॉक्स पे फोकस करें जो स्मॉल और मिड कैप में है, क्योंकि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे वो मिड कैप बनेगा, मिड कैप से वो लार्ज कैप बनेगा, और वहीं से मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेंगे। पर एट द सेम टाइम मार्केट आपकी पेशेंस, कन्विक्शन को कई बार टेस्ट करेगा। कई बार हम ऐसे शो करेंगे कि क्या लार्ज कैप पे एलोकेशन बढ़ा लें। मेरी सलाह तो यही है कि मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए स्मॉल और मिड कैप में रहना चाहिए। हालांकि मल्टी बैगर सुन के कई लोगों को बड़ा खुशी होती है कि चलो वहाँ से रिटर्न आएगा तो वहीं क्यों ना बना जाए। जसप्रीत जी, आप क्या सलाह देते हैं कि जो अभी अभय अग्रवाल साहब कह रहे थे कि मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो भाई आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में ही रहना है, हालांकि लॉजिक बड़ा शानदार सा होता है क्योंकि वहाँ एपेटाइट बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो इसमें हम जैसे सेबी डिफाइन करता है कि कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल देखकर ही उनको सूटेबल प्रोडक्ट या सूटेबल पोर्टफोलियोज देना है। वी आर डिफाइंड बाय दैट। तो जिनके लिए हाई रिस्क है उधर ही हम वी टेक एक्सपोजर अराउंड 40 to 50% मिड एंड स्मॉल कैप। अगर रिस्क एपेटाइट उनका बेसिस जो हम सर्वे करते हैं उनका अगर निकल के आता है कि रिस्क एपेटाइट उतना ज्यादा नहीं है, देन दैट एक्सपोजर ऑफ 50% भी हम 30% के नीचे रखते हैं। then 70% we keep towards large cap। तो उसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म अच्छा है, मल्टी बैगर अच्छा है, बट वो क्या 1 ईयर का रिटर्न भी मतलब 2-4 महीना नहीं, बट एटलीस्ट 1 ईयर रिटर्न तो
इन्वेस्टर उम्मीद करता है कि द पोर्टफोलियो शुड गिव, तो वो अगर मार्केट अगर 6% दे रहा है, ओवरऑल निफ्टी इज गिवन 6% लेट्स से लास्ट 1 ईयर, और अगर उसको 10% ना दिखे तो वो डेफिनेटली एक निराशा भी बन जाती है। और ये लॉट ऑफ मनी ना लक्ष्मण जी जो अभी आ रहा है वो नया पैसा है, आप उसको एज अ प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड वो देखेंगे, चाहे वो सिप हो या इवन ओल्ड दिस थिंग हो, तो वो वेटेड एवरेज रिटर्न फिर कम हो जाता है कि आपने पुराने पोर्टफोलियो में तो बनाया है, वो जो इंक्रीमेंटल मनी आपने पिछले 2 साल में डाली है उसने बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया है, तो वो भी एक जसप्रीत overriding जी, factor हाँ बन जाता है। हाँ बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं चाहूँगा एक बार फिर से दर्शकों को रिवाइंड करके बता दीजिए कि ये जो रिस्क प्रोफाइल की बात हम लोग करते हैं, रिस्क प्रोफाइल में अगर कोई खुद अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करना चाहे तो किस फैक्टर को देखे? तो इसमें लक्ष्मण जी उसमें डेफिनेटली ये देखा जाता है कि आपके कौन कौन से एसेट्स में डाइवर्सिफाई किया हुआ है, एंड विद इन अब उसके अंदर बहुत सारे रियल एस्टेट है, गोल्ड है, अदर एसेट क्लासेस है, बॉन्ड एफडीज, फिर इक्विटी है। इक्विटी के अंदर भी क्या आपने लिस्टेड अनलिस्टेड कैटेगरी 1 2 एआईएफ एंड म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस, क्या वो एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड है? दैट इज वन एलिमेंट, एंड इट इज आल्सो फंक्शन की भाई नेटवर्थ कितनी है आपकी, सालाना इनकम कितनी कितनी, व्हाट पार्ट ऑफ योर मंथली टेक होम इनकम आप इक्विटी मार्केट में डाल रहे हैं, आप रिस्क ले कितना सकते हैं। एग्जांपल जिसे हम क्वेश्चन हम डालते हैं अपने फॉर्म्स में कि व्हाट इज द लेवल ऑफ डाउनसाइड दैट आई एम विलिंग टू टेक ऑन माय पोर्टफोलियो, क्या वो 10% है, क्या वो 20% है, क्या वो 30% है, राइट? 10 20 30, जस्ट एन एग्जांपल। the moment you say 30% is out of question, right, or let's say 30% is also acceptable, then you go into that ultra high risk mode. अगर आपने 10% लिया है तो फिर then we give you the most safest, or we as in the overall fraternity gives you. So there are such questions that allow you to, and age, obviously age is also a factor, because having said that, a 25-year-old will always have a high risk appetite versus a 65-year-old. So I think these are all some of those components which go into बिल्कुल। हालांकि जब मैं एलोकेशन की बात कर रहा था, जो सवाल आपसे पूछा था, तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि अभी जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप में अभी नरमी देखने को मिल रही है या फिर गिरावट है, कई सारे स्मॉल कैप मिड कैप काफ़ी निचले स्तर पे पहुंच गए हैं, तो हम लोग क्यों ना अपने पोर्टफोलियो को ऐसा रिजिक करें कि उसमें थोड़े समय के लिए अपने एक्सपोजर को बढ़ा दें। तो ये सोचना कितना सही अनिल जी? बढ़ाने मतलब शॉर्ट टर्म रेशियो बढ़ा दे अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का। अभी हम लार्ज कैप में ज़्यादा किए थे तो थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा करें, लार्ज कैप पे थोड़ा सा कम कर दें, चूंकि हमें लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा एपेटाइट है। हाँ देखिए, नहीं मेरा ये थोड़ा सा सुझाव रहेगा कि जब भी आप पूरे कैप में देखिए, थोड़ा मतलब थोड़ा सा ले वाला हो गया, क्योंकि लार्ज कैप में तो बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं। मैं अभी इस समय रिटेल निवेशकों को सलाह देना चाहूँगा कि इस समय जो इस मंदी में आप देखें कि कौन से वो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा गिरे नहीं हैं और अभी भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। वही वो शेयर्स हैं जो आपको आगे जाकर के मल्टी बैगर या बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। तो बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, आप हर 3 महीने पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें देखिए कि ऐसे खराब समय में भी कौन से ऐसे शेयर हैं जिनकी प्राइस स्ट्रेंथ बनी हुई है और उनकी अर्निंग स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो उनमें अपना उन स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़ाएं। ये नहीं कि आप जनरल पोर्टफोलियो बना करके जो है किसी के कहने पे या कहीं से सुन करके किसी में भी खरीद लें, इस बेस पे कि नहीं उसने पिछले 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था तो अभी मंदा है तो अभी खरीद लें। ये ना देखें, उनकी अर्निंग और उनके चार्ट पैटर्न को, उनकी प्राइस स्ट्रेंथ को देख करके अपना एलोकेशन बढ़ाएं, तो आपको हमेशा फायदा रहेगा। ये एक आपने अच्छा फॉर्मूला बताया। अरुण मल्होत्रा साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं ऐसे में, अगर अभी के माहौल में कोई अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिजिक करना चाहे तो स्मॉल कैप मिड कैप पे फोकस थोड़ा सा बढ़ा ले, कोई रिस्क तो नहीं है ज़्यादा? मुझे बिल्कुल लगता है कि आज के माहौल में अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन स्मॉल और मिड कैप की तरफ बढ़ाना चाहिए, मैक्सिमम कर देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, मैक्सिमम कर देना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क एपेटाइट। और रिस्क क्या चीज है? रिस्क इज अनसर्टेनिटी। अगर आप थोड़े टाइम के लिए वोलेटिलिटी देख सकते हैं तो आपका 6 महीने साल में अगर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखेंगे तो स्मॉल मिड कैप में आपका काफी अच्छा रिटर्न रहेगा एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो ये तो अभय अग्रवाल साहब के साथ आपकी राय काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो इसमें एक चीज़ जो अभी अनिल राय जी ने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी वहाँ जाएं जो अभी भी अपने ताकत के साथ खड़ा है। हाँ, देखिए स्मॉल मिड कैप में आपको रिसर्च ज़्यादा करनी चाहिए। ये जो कह रहे हैं सर, इसमें डेफिनेटली ये पॉइंट है कि जो आज की मार्केट में भी स्टेबल है, कहीं ना कहीं उसको अर्निंग सपोर्ट कर रही है, तो वो टेक्निकल रीजन नहीं है। अगर आप एक लेयर नीचे जाएंगे तो आपको उसका एक फंडामेंटल रीजन दिखेगा।
और आपको स्मॉल मिड कैप में आंख बंद करके नहीं चलना है, वहां तो आंख कान दोनों खोल के एक चश्मा एक्स्ट्रा लेयर पहन के अच्छी अच्छी चीजें पकड़ के 6 महीने साल तक आपको टाइट बैठना है। 6 महीने तक, साल भर तक आपको टाइट बैठना है। अभय अग्रवाल साहब, जो एक्स्ट्रा चश्मा पहनेंगे उसमें किस तरह का ग्लास लगाया जाए, क्या देखा जाए कि हाँ ये सेक्टर है, ये कंपनी है, ये तो सही है जी, क्योंकि स्मॉल मिड कैप में बहुत सारे झोल झाल भी होते हैं। सही बात है। मैं थिंक उसमें एक्स्ट्रा चश्मा लगाएं, उसमें एक ऐसा कांच लगाएं कि जिसमें मार्केट के प्राइसेस ना दिखे ज्यादा, तो क्योंकि जो 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 कॉन्फिडेंस है जो इन्वेस्टर का जाता है अच्छे स्टॉक में भी, वो सडन करेक्शन देख के जाता है। और मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन टेक्निकल रीजंस की वजह से ज्यादा होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती है। तो क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड एग्जिट कर रहा है, कोई एक HNI इन्वेस्ट कर रहा है, इस कारण से नहीं कि वो स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है, पर इस कारण से कि उनको अपना पोर्टफोलियो रीचेक करना है या रिडेम्पशन प्रेशर है, तो वो एक स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं। तो वो स्टॉक में हो सकता है अच्छा स्टॉक होने के बावजूद पूरे हफ्ते लोअर सर्किट लगे 5% का। तो ये जो टेक्निकल करेक्शंस हैं, जैसे अरुण जी ने कहा, ये एक मौका देते हैं इन्वेस्टर्स को। आई थिंक इन्वेस्टर्स को चश्मा ऐसा लगाना चाहिए कि जिसमें साइड पे काले कांच लगे हों, कि उसको ज्यादा मार्केट प्राइस को देख के कंफ्यूज होने की या परेशान होने की जरूरत ना पड़े। अगर आप बहुत पहले दिल्ली आए होंगे तो चांदनी चौक के आसपास तांगा चला करता था, तो उसमें क्या करते थे, घोड़े के दोनों तरफ जो है सो कपड़े बांध देते थे। अभी भी शायद कई शहरों में है, आपके बॉम्बे वगैरह में तो नहीं है, तो आसपास नहीं देखना, सिर्फ सीधा देखना है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ और है जसप्रीत जी, आप थोड़ा सा बताइएगा कि FI जो है, FIs बड़ा कह सकते हैं पुश देते थे मिड कैप स्मॉल कैप को, अभी बिल्कुल मुंह मोड़े हुए हैं। तो FI जब आएंगे, मान लिया डील हो गई, FI का आना शुरू हो गया, रेगुलर इनफ्लो बनना शुरू हो गया, तो वो वापस से आएंगे मिड कैप स्मॉल कैप पे, उनको वैल्यूएशन वाइज लुक्रेटिव रहेगा उनके लिए? मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी, पहला बकेट उनका जो जिसमें वो टैप करना चाहेंगे, वो डेफिनेटली वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रहेगा, वो IT रहेगा, वो ऑटो रहेगा, और लार्ज कैप FMCG फार्मा रहेगा। अब इसमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज, इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो लार्ज कैप में ही है। अब एक स्टेप नीचे जाएंगे तो मिड कैप में भी मिल जाएगा, बिकॉज उनके लिए लिक्विडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो फॉर सम जो लोकल फंड मैनेजर्स PMS के लिए उतना रोल नहीं प्ले करता। तो our sense is that will be the first source of opportunity, and second also a reason कि वहां पे जो visibility on earnings है, that is also there, and lastly जो shocks आने की जो संभावना है वो कम है। अभी अब रिसेंटली हमने देखा जैसे एक लार्ज कैप EMS कंपनी में, बिकॉज बैलेंस शीट में कुछ निकला है उनके, अब इतने बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, बट कहीं ना कुछ किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट चेंज और सम एक्सटर्नल रीजन और दिस बैलेंस शीट रिस्क दैट इमर्ज, उसकी वजह से थोड़ा सा मिड एंड स्मॉल कैप में एवर्जन आ गया है। तो आई थिंक दे विल प्रेफर लार्जर नेम्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, वंस दे एक बार वो वापस आने का पूरा मंथ ऑन मंथ जब उन्होंने अपना रिज्यूम करेंगे। और प्लस IPO मार्केट में भी लार्ज कैप्स काफी अच्छे आ रहे हैं, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हाँ, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। एक सवाल और है, क्योंकि समय शो का खत्म हो रहा है, बजट आने वाला है, तो अब बजट को लेके जैसे पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा, बजट को लेके चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, तो मार्केट बजट का इंतजार करेगा क्या, या फिर अभी दूसरे फैक्टर ज्यादा हावी हैं? अभय जी? नहीं, आई थिंक बजट की इस समय तो चर्चा नहीं है लक्ष्मण जी, बिकॉज और कोई मुझे लगता नहीं कोई डर भी है कि कोई नेगेटिव आउटकम होगा बजट में। जिस तरह से सरकार ने पिछले 9 महीने में डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए सारे कदम उठाए हैं, जितना उठा सकते थे पूरे उठाए हैं। मैं मतलब बहुत क्रेडिट दूंगा सरकार को कि कोई भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। तो एक पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो बजट भी है उसी लाइन में जाएगा, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, और जो भी सरकार कर सकती है अपनी तरफ से करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बजट का कोई बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव। बड़ा अच्छा, अब बड़ी अच्छी बात आपने कही कि पिछले 9 महीने में सरकार ने इतने सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं कि एक जो डर हमेशा होता था बजट से पहले कि पता नहीं अच्छी बातें तो छोड़ दो, कहीं ऐसी बातें तो छुपी हुई नहीं है, फाइन प्रिंट्स तो नहीं है, उसको लोग ढूंढते। तो शायद इस बार नहीं ढूंढेंगे, कि सरकार की मंशा अब ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि 9 महीने तक स्टेप्स लेने के बाद भी कई सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे काम सरकार कर रही है। तो इंडस्ट्री या निवेशक को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करना चाहिए। हालांकि उससे पहले कई दौर की चर्चा हम लोग की होगी, आवाज अड्डा के एपिसोड करेंगे मार्केट के ऊपर, लेकिन आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंगली सी आवाज। नमस्कार।